आज के इस लेक्चर में आपका इस प्लेटफॉर्म पर हम अभिवादन करते हैं और जो बातें हम आज आपसे करने वाले हैं उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप लगातार वीडियो में बने रहें। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियो को जब तक लगातार देखते हैं तब तक आपको जो बेनिफिट है वो मिलता रहता है। जैसे ही आप उसको अनसुनी करते हैं, लापरवाही करते हैं, इग्नोर करते हैं, बस वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो हमेशा अगर आपको रियली में रिजल्ट लेना है, रियली में आपको जीरो से हीरो बनना है, तो लगातार मैं जो भी बातें करता हूँ जनरली लेक्चर्स में आपके लिए, वो आपके सीधे फायदे के लिए होता है। तो आप लगातार उसको एक रिदम में आकर के, एक लय में आकर के देखा कीजिए, क्योंकि फ्रिक्शन में एक छोटी सी थ्योरी है बची हुई जिसकी कोई अभी खास आवश्यकता नहीं है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन कोन, CONE कोन, वो कभी बता दूंगा मैं। और अभी खास करके जो बातें हम आपसे करने जा रहे हैं आज, बेसिकली ये अब फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉ के कंबाइंड मतलब फॉर्मेट पर ला करके कुछ नीट जेई के प्रॉब्लम और कुछ SCB के प्रॉब्लम की बात हम आपसे कर रहे हैं और लगातार अभी करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो इस पर आपको चर्चा करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। और अब समय भी आ गया है जब आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलने वाला है। लाइव लेक्चर्स मिलने वाला इसलिए है क्योंकि कोई भी हार्डर प्रॉब्लम है तो जब तक उसको फेस टू फेस हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियोस में भी आप देखिए, लाइव को भी आप रिपीट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वो प्रॉब्लम वीडियो में भी चला जाएगा, वो लाइव पर भी आएगा। और जब लाइव लेक्चर में आते हैं तो लाइव लेक्चर में देश दुनिया की बहुत सारी बातें सुनने समझने का मौका मिलता है। कुछ हम भी आपको सिखाते हैं, कुछ हम आपसे भी सीखते हैं, क्योंकि ये जो हम लोगों का रिलेशन है ये सीखने और सिखाने का है। उसमें अकेले हम हीरो नहीं हैं, आपका भी हेल्प, आपका भी सहयोग जरूरी होता है। आइए बात करते हैं। ये नीट का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और जब इसको आप सही तरीके से जानेंगे समझेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, एक फुटबॉल प्लेयर है, ग्राउंड में फुटबॉल खेलता है, तो आपको तो पता ही है कि हर किसी गेम का दो साइड होता है, एक पक्ष तो दूसरा उसका अपोनेंट पक्ष होता है। यही बात यहाँ पर भी है। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। सपोज कीजिए कि वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में या साउथवर्ड डायरेक्शन में फुटबॉल लेकर के जा रहा था और सामने से कोई अपोनेंट आया तो डायरेक्ट फुटबॉल लेकर के उसको ईस्टवर्ड मुड़ना पड़ गया। तो वो जो डायरेक्ट टर्न लेता है तो ऐसे में उसका स्पीड जो है वो घटता नहीं है, जितना था उतना ही रहता है। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है, देन फोर्स एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। जब वो टर्न ले रहा था तो एक्चुअली उस पर फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में काम किया। हालांकि ये मोमेंटम के चेंज पर प्रॉब्लम है, मोमेंटम पर मैंने अभी बिल्कुल बात नहीं करी है। न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपको न्यूटन्स लॉ और इसमें मोमेंटम रिलेशन में बिल्कुल अभी आना है, तो उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी है सारा काम बाकी। इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन है, चेंज इन मोमेंटम से फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं जो अभी होनी है। जैसे रॉकेट प्रोपल्सन जो होता है वो किस तरह से होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट आता है कि मतलब मास भी वेरी करने वाला कॉन्सेप्ट हमारे साथ अभी आना बाकी है। तो उसके लिए लेक्चर्स है, अभी आएगा, उसकी चिंता आप न करें। तो ये कह रहा है कि जरा सा देखें कि हम लोग सीधा समझते हैं कि चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है, चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होता है। चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज डायरेक्ट्स द फोर्स, है ना। ये फोर्स को डायरेक्ट करता है, फोर्स को दिशा देता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अनबैलेंस होगा तो मोमेंटम का चेंज भी उसी डायरेक्शन में होता है। ये बात हम लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो अब मालूम कर लेंगे।
वेलोसिटी तो हम लोग जानते ही है ना, वेलोसिटी में चेंज एक्सीलरेशन की वजह से होता है और एक्सीलरेशन को फोर्स पैदा करता है। तो जब वेलोसिटी की बात आ गई, मास की बात आ जाएगी, तो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को तो मोमेंटम बोलते हैं। तो मास तो फिलहाल मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, तो जो वेलोसिटी चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्टिव है आपके सिस्टम पर। ये मोटा मोटी समझ के रखना है। सो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये देखिए ईस्ट है, ये देखिए हमारा नॉर्थ है, ये देखिए हमारा वेस्ट है, और ये देखिए इसमें, ये मैं इसीलिए बता पा रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इसमें गलतियां अक्सर होती है। आप ये मान लो कि ये कोई फुटबॉल है, इसको आदमी कैरी कर रहा है और ये इनिशियली आपको साउथवर्ड डायरेक्शन में, देखिए स्टार्टिंग इसका क्या है, साउथवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो स्पीड है वो भी रखा गया है। इसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट ये फुटबॉल ईस्टवर्ड टर्निंग लेता है, यानी भी इधर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो P1 है वो इस डायरेक्शन में है, अगर इसका मास हम m मान लें तो, और P2 क्या है, वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे P2 माइनस P1 लाना होगा तो मैं क्या करूंगा, तो चेंज इन मोमेंटम में लाऊंगा, तो क्या करूंगा, चेंज इन मोमेंटम का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या होगा। अब मैं अगर ये कहूं कि आप जरा सोच करके देखो कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, तो आप देखो, दिमाग लगाओ, 4 ऑप्शंस हैं, अंधाधुंध गलतियां होंगी, तो मैं आपको जरूर सिखाना चाहूंगा। ये होता है बच्चा फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। तो क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम को डिडक्ट करना है इसमें से। तो क्या करूंगा, अगर आप जहां ध्यान से देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि P2 अगर मेरा इधर है और P1 इधर था, अगर मुझे उसमें घटाना है तो P1 की डायरेक्शन को क्या करूंगा, मैं उल्टा कर दूंगा, यानी उसको रिवर्स करके ऐड कर लेना है। इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो इधर ही है, और जब चेंज इन मोमेंटम का ये डायरेक्शन, क्यों ऐसा किया मैंने, तो आप देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं P2 वेक्टर प्लस माइनस P1 वेक्टर, देख लीजिए, और मैंने ऐड कर दिया। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम का ये डायरेक्शन है, तो ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा, इसीलिए अलोंग जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। द फोर्स एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट, यानी ये ऑप्शन गलत, सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। टोटली लॉजिकल प्रॉब्लम था, ये कुछ नया था, इसीलिए मैंने आपके लिए लाया। हालांकि मोमेंटम पर अभी काम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो आप धैर्य रखें, ये होगा। पर एक सवाल मुझे लगा कि थोड़ा सा माना अनकही टाइप की समस्या यहाँ दिख रही है, तो मैंने उस पर काम करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा और बढ़िया से पसंद आएगा। अब आइए चलते हैं, ट्रेडिशनली हम लोग अपने लीगल प्रॉब्लम्स के दौर में ले चलते हैं आपको, और अब नीट के 2-3 प्रॉब्लम, फिर एससीबी के प्रॉब्लम पर आज काम करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर जेई का ढंग का प्रॉब्लम लाएंगे, बढ़िया प्रॉब्लम लाएंगे, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा हिलाए और मजा आए। हार्डर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जेई वगैरह के प्रॉब्लम को लाइव लेक्चर पर भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बातें कम करेंगे, काम थोड़ा ज्यादा करना है। इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे, और फिर आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। एआईपीएमटी का एक प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा देखते हैं कि वो प्रॉब्लम हमसे क्या डिमांड कर रहा है और वो क्या चाहता है हमसे। प्रॉब्लम है एआईपीएमटी का, मैं प्रॉब्लम लिखूंगा नहीं, प्रॉब्लम लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं अच्छे तरीके से आपको सवाल समझाता हूं। चूंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ें सुन करके भी, देख करके भी बातें समझ में आएगी, पूरी गंभीरता से देखा जाए। कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टेक्ट विद द कार्ट C। मैं पहले एक डायग्राम कर लूं। कार्ट का मतलब आप जानते हैं कि एक गाड़ी को कहा जाता है, तो चलिए ठीक है, अगर उसने कार्ट की चर्चा की है तो मैं कार्ट भी एक बना लेता हूं।
और ये कह रहा है कि एक कार्ट है जिस कार्ट पर एक एम मास का ब्लॉक सटा हुआ है, बचा हुआ है, रखा हुआ है। यहां है वो एम मास का ब्लॉक। पहली बार आपको ये एम मास का ब्लॉक है और ये कार्ट आपका सी है जिसकी चर्चा सवाल में की गई है। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज in contact with the cart C as shown in figure. The coefficient of static friction between the block and the cart, block and the cart के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू बता रहा है। and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block, है ना, from falling satisfies। ठीक है, कहता है कि ये अल्फा एक्सीलरेशन से मूव करता है ये कार्ट, तो अल्फा का मान क्या होना चाहिए ताकि ये एम मास का जो ब्लॉक है ना वो इस जगह पे जिस पोजीशन पर ये है उस पोजीशन पर ये स्टैटिक रहे, वहां से ये गिरे नहीं, माने प्रिवेंट फॉलिंग यानी इसको गिरने से बचाना है। ये है सवाल। फिर से आप सवाल को सुने। सवाल कह रहा है कि एक कार्ट यानी एक कोई गाड़ी है, आप देख ही रहे हैं डायग्राम में, सी उसका नाम दिया गया है और उसके साइड वाल पर, ऊपर में नहीं, साइड वाल पर एक एम मास का ब्लॉक हमने सटा करके रखा, ऐसे तो गिर ही जाएगा वो। लेकिन कहता है व्यवस्था हमने ऐसी दे रखी है कि ये सरफेस, दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस रफ है और कितने एक्सीलरेशन के साथ मैं इस कार्ट को चलाऊं ताकि यह ब्लॉक इस सरफेस पर गिरे नहीं। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए मेरे हाथ को देखिए, अगर मैं इसको अभी ऐसे, अगर मैं ऐसे इसको रखूं तो देखिए ये गिरा कि नहीं। लेकिन मैं इसी को एक झटके के साथ अगर चलाता हूं, देखिए झटके के साथ चलाता हूं, झटके के साथ चलाता हूं तो ये ब्लॉक मेरे हाथ पर सटा रहता है एंड नॉट फॉलिंग, नहीं गिर रहा है। और अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका दिल भी एकदम बाग बाग होगा। छोटा है पर टेक्निकल है, बस देखिए क्या करना है। पहली दफा ये भी आप समझ ले कि यहां जो फोर्स इसका mg है वो यहां नॉर्मल रिएक्शन नहीं देने जा रहा है। कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट सरफेस पर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ऑब्वियसली इसको लगना यूनिवर्सल फोर्स है, तो कोई इसमें माने ये क्या बोलते हैं हाई तोबा या कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग वाली बात नहीं, वो है तो है, ये फोर्स mg काम करेगा। लेकिन होगा क्या, रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये नीचे इस mg की वजह से स्लिपिंग डाउन की टेंडेंसी लेगा तो सरफेस रफ है तो एक फ्रिक्शन का फोर्स इस पर काम कर जाएगा, फ्रिक्शन विल रिमेन स्टैटिक, एकदम रहेगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये फ्रिक्शन का फोर्स आया तो उसको तो नॉर्मल कांटेक्ट चाहिए, बिना नॉर्मल कांटेक्ट के तो फ्रिक्शन का फोर्स काम ये क्या बोलते हैं आएगा नहीं। उसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग तय करते वो नॉर्मल कांटेक्ट से ही न करते, पर यहां नॉर्मल mg थोड़ी दे रहा है, आप देख लीजिए। तब कहां से आएगा, तब आता है स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज द कार्ट इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन अल्फा एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। कि ये जब अल्फा कैलकुलेट कर रहा है माने एक्सीलरेशन है, इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर जो एक फोर्स काम करेगा उसका वैल्यू होगा m इंटू अल्फा के बराबर। मैंने सिखाया था एक्सीलरेशन ले लो फ्रेम का और मास ले लो उस ब्लॉक का, तो m इंटू अल्फा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्यूडो फोर्स। देख लीजिए कितना क्लासिकल तरीके से हमारे पिक्चर में स्यूडो फोर्स आया और कितनी जरूरत बन करके आया। ये भी एक अच्छी बात है, आया तो आया पर कितनी जरूरत बन करके आया ये देख लीजिए। अब ये जो स्यूडो फोर्स इसको इस पर लगाएगा उसके एवज में यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा
और ये नॉर्मल रिएक्शन ही फ्रिक्शन फोर्स को मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा। कितना जबरदस्त प्रॉब्लम है, आप समझे, छोटा है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सारे बुक्स आप बनाइए, बट एस.सी. वर्मा के कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को बनाना कभी नहीं भूलें। मैं जितना भी सवाल आपको दे रहा हूं, जितने भी मैं अब तक सवाल फ्रिक्शन या न्यूटन्स लॉ में मैंने दिया है, उस सारे प्रॉब्लम का मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में बैठा हुआ, उस पैटर्न के सवाल हैं। आप अगर जाओगे देखोगे तो खुद पता पड़ेगा, या मैंने सॉल्व कराया है प्रॉब्लम तो आप खुद वहां रिलेट करके देखोगे। अब आप कुछ नहीं करना है आपको, ये देखें कि n इक्वल टू हमारे पास है m अल्फा, पहला इक्वेशन, एंड एफ एस इक्वल टू क्या है, mg, है ना, ये दूसरा इक्वेशन। बस बैलेंसिंग की बात है तो क्या करना है, एफ एस इक्वल टू mg है तो एफ एस का वैल्यू क्या होगा, और म्यू इंटू n इक्वल टू क्या होगा, mg के। तो यहां पर एक बात है कि एफ एस जो होगा ना वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पर होगा, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे और म्यू इंटू n इक्वल टू m अल्फा और इक्वल टू क्या होगा, mg के। बस देखिए m से m मर जाएगा, सो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो g बटा म्यू के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही चाहिए, बट इन जनरल अगर आप बात करें तो ये इन जनरल क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी बटा म्यू होना चाहिए। यहां से भी कंडीशन उठा सकते थे हम लोग, है ना, ये यहां से भी कंडीशन उठा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लिस्ट वैल्यू कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो हो सकता है कि mg को ओवरकम कर दे, वो नॉर्मल रिएक्शन तगड़ा लगे, क्योंकि नॉर्मल इससे तो तय हो नहीं रहा है, नॉर्मल तय इससे हो रहा है, तो ये मान लेते हैं कि ये अपने लिमिटिंग पर जाएगा, तो एफ एस का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ एस जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग के होता है, आपको पता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में तो हम लोग को लिमिटिंग यूज करना है, तो लिमिटिंग यूज करना है तो मैक्सिमम वो रहेगा, और अगर कहीं उससे और अल्फा को तेजी करेंगे तो ये फोर्स और ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि वो तो n से तय होगा और n में mg का कोई रोल है नहीं। बट स्टैटिक रहना है तो एटलीस्ट यहीं पर काम करेगा। आपके ऑप्शन में इक्वलिटी वाला मामला नहीं दिया हुआ है, तो एटलीस्ट अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू, दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो AIPMT के इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा, जो अभी नीट के प्रिपरेटर हैं या एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, पर क्वेश्चन तो है। ये न मेरा क्वेश्चन है ना आपका, ये तो नीट का क्वेश्चन है। कहाँ उसका टेक्निक था, कहाँ तक हमारा दिमाग को दौड़ना चाहिए, ये भी एक समय की बात है और ये भी सोचने की बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से एक बार आपको AIPMT का ही हमने लाया हुआ। मुझे जहां भी दिखता है ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का जो टेक्निक है, जो प्रॉब्लम का जो सिनारियो है, तो मैं जरूर आपके लिए ही, क्योंकि मैं जो चीजें कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, आपको उन लॉजिक्स पर, उस कॉन्सेप्ट्स के रेंज पर मैं ले जाना चाहता हूं। आइए बात करते हैं AIPMT के। आज का क्वेश्चन कुछ आने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन सब हैं, ये भी है। ये कहता का ब्लॉक बी इज pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity v। ठीक है, मैं देख लीजिए, मैं सवाल को फिर से, ये देखिए ब्लॉक है, ये ब्लॉक बी है, कहता है इज पुश्ड मोमेंटरीली along a horizontal surface with initial velocity v। इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया, v दिया गया। एंड देयर आफ्टर कहता इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द ब्लॉक के बीच का, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस, ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। वो टाइम निकालना है। क्या है सवाल, ध्यान से सुनेंगे। सवाल आपका ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक को हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक भी वेलोसिटी देकर के रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने माने लोकेट किया।
ये देखिए, ये ब्लॉक है, इसको हमने समथिंग वेलोसिटी भी दिया और समथिंग वेलोसिटी भी दे करके हमने इसको छोड़ दिया। जब हमने छोड़ दिया तो एक्चुअली ये स्लाइडिंग इस पर स्लाइड करेगा, मूव करेगा, और जब ये मूव करता है तो कहता है यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास है। हालांकि प्रॉब्लम में उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन के फॉर्मेट में ला करके लिखा है, पर वो चीज वही है। कह रहा है कि ये कितनी देर चलने के बाद ये स्टॉप कर जाएगा। भाई साहब, आप इसमें कोई दिमाग न लगाएं। दिस इज mg इफ ब्लॉक का मास हमने माना, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड जो फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ काइनेटिक होगा वो आपको पता ही है कि एफ के का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन के बराबर होगा। सो म्यू इंटू mg रहेगा, क्योंकि n हमारा किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो जब फोर्स आ गया तो इसीलिए ए का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू mg, और बटा m अगर कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए का वैल्यू आ गया हमारे पास म्यू इंटू जी। ये जो म्यू इंटू जी है, अब आप ध्यान से देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज द वैल्यू ए एंड दिस इज द डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्या है बच्चा, ये रिटार्डेशन है, ये फ्रिक्शन इसको कोऑपरेट नहीं बल्कि इसके मोशन का अपोज करता है। लेकिन आपका सवाल क्लियर कट बोल रहा है कि फाइनली हमको स्टॉप कर जाना है, यानी फाइनल वेलोसिटी को जीरो हो जाना है। देन टाइम ऑफ जर्नी वी नीड टू कैलकुलेट। सो v1 इक्वल टू, सिंपल सा प्रॉब्लम है, v माइनस ए एंड टी, और यहां से v1 जीरो हो जाना है। v पता है, a का मान म्यू इंटू जी के बराबर है एंड दिस इज t। सो यहां से म्यू इंटू जी इंटू टी इक्वल टू v के। सो यहां से t का वैल्यू v बटा म्यू इंटू जी। कभी कभी तो हमें भी ये लगता है कि इतना आसान सवाल नीट में कैसे पूछता है, लेकिन नहीं, ये भूल है हमारी या भूल है आपकी, क्योंकि नीट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वो करता क्या है कि काफी चतुराई से, काफी स्मार्टनेस के साथ आपसे सवाल पूछता है। कभी कभी क्या करेगा, लेंदी प्रॉब्लम जो हाईली मतलब जो लार्ज बड़े लैंग्वेज का है उसको सामने रखेगा, क्योंकि आपको तो बेसिकली उसको तो टाइम खर्च करवाना है आपको। ठीक है, वो सवाल इजी है, मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव है, तो जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगा सवाल लेंदी होगा। और ऐसे प्रॉब्लम को लास्ट में रखता है जहां तक पहुंचते पहुंचते आपका टाइम समाप्त हो जाता है और आप प्रॉब्लम को देख कर रह जाते हैं एंड अनेबल टू सॉल्व बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। सो टाइम, और इसीलिए नीट के प्रॉब्लम को या नीट के एस्पायरेंट को मैं हमेशा सलाह देता हूं कि कॉन्सेप्ट तो तगड़ा रखो ही रखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो मच मोर प्रॉब्लम को अटैक कर पाओगे। क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएशंस हैं, वो आपके दिमाग पर तुरंत तुरंत आएगा, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ग्रोथ करेगा एंड टाइम फ्रेम में लेकर के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर एंड मोर जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए, और हर तरह के कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आने से क्या होता है, हर प्रॉब्लम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आता है। जब फ्रिक्शन की थ्योरी पढ़ रहे थे तब थोड़ी ना ये पता था कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, लेकिन जब प्रॉब्लम करते हैं तो सब कुछ क्लियर कट पता चलता है। आइए इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं। और अब इस प्रॉब्लम को नहीं देखा जाएगा, अब प्रॉब्लम देखा जाएगा किसका, एचसीवी का प्रॉब्लम देखा जाएगा। और उसके प्रॉब्लम को मैं जब देखूंगा तो काफी शार्प व्यू से देखूंगा और काफी तरीके से देखूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम में दमखम होता है। दो प्रॉब्लम मैं इसके अभी शेयर करने वाला हूं आपसे, और वो प्रॉब्लम क्या है अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। प्रॉब्लम का कहना है कि, अब आइए एचसीवी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। दो प्रॉब्लम लेंगे। मुझे लगता है कि आप अगर फ्रिक्शन चैप्टर से इंटरेस्टेड हैं या आपके पास एचसीवी है, और रहना ही चाहिए, कोई स्टूडेंट जो इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स न बनाए, उसके ऊपर आप जो भी बनाना है बनाइए, पर मुझे नहीं लगता कि इसको 60% अगर आप सॉल्व करते हैं एचसीवी को, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अब और कुछ बचता है सिवाय प्रैक्टिस के।
क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम का लैंग्वेज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको देखना है, समझना है, वो बात की बात है। मैं टू द पॉइंट आपको चीजें बता रहा हूं। कहता है कि एक एम मास का ब्लॉक है, एक एम मास का ब्लॉक है जो किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। और चूंकि ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी होगा। सवाल में ये भी दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो वो क्या है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू के बराबर। क्लियर? A block of mass m is placed on a rough horizontal surface of friction coefficient mu। अब सवाल कहता है कि a force that is nature of pulling, सीधा कहता है a pulling force is applied to the block at an angle theta, at any angle theta from the horizontal, then what minimum force should be applied to the block so that it does not slide on the surface। तो F की वैल्यू मिनिमम निकालनी है और दूसरा इन व्हिच डायरेक्शन द फोर्स शुड बी अप्लाइड, मतलब ये थीटा भी आपको जस्टिफाई करना है कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइडिंग कंडीशन। मतलब क्लियर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एफ लिमिटिंग, यानी मैक्सिमम ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैं चाह रहा हूं और ये मैं नहीं चाह रहा हूं, ये सवाल का डिमांड कहता है। यही आपका प्रॉब्लम है, यही लैंग्वेज है, यही भाषा है। और आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? सबसे तो पहली बात, आपके डायग्राम में ही सब कुछ क्लियर है फोर्स। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जस्ट इसी तरह का प्रॉब्लम जेई में पूछा हुआ है और मैंने उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। आप लास्ट एक दो वीडियो पहले जाकर के देखो, आपको मिल जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, ये 1992 में इसका पहला पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 का आया था, एससीबी का, है ना। और ये प्रॉब्लम मेरे समझ से जो मैंने करवाया वो 2000 के बाद का प्रॉब्लम है। तो आप इसी से अनुमान लगा, ऐसे घनेरों प्रॉब्लम है। आप जेई का क्वेश्चन बैंक निकालो और उसके बाद प्रॉब्लम को एससीबी से टैली करवाओ, मतलब सैकड़ों प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे, 50 प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे जो उस बुक के थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स के पैटर्न पर पूछे गए हैं। एग्जैक्ट सवाल तो कभी जेई पूछता नहीं किसी बुक से, नए प्रॉब्लम फॉर्म किए जाते हैं। लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो अगर 60% भी मैच कर गया तो समझ लीजिए कि आपको उस बुक ने भयानक कॉपरेशन किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल बनाने से होता है। आइए अब क्या कहना है। फोर्स डायग्राम पहले बनाते, एक तो तय हो चुका है कि फोर्स का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ही आपको स्लाइडिंग टेंडेंसी क्रिएट करने वाला है। नीचे जो होगा वो इसका mg वेट काम करेगा एंड ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। बस अब क्या करना है, सारी व्यवस्था आपके पास है, सारी व्यवस्था अपन के पास है। आइए काम करके देखते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं। ये फोर्स डायग्राम और इसका दूसरा कंपोनेंट भी निकाल ही दीजिए जो होगा एफ साइन थीटा। अब देखते चलिए मैं क्या करता हूं। नाउ पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम को चेक कर लेते हैं। वो होगा एन प्लस एफ साइन थीटा एंड दिस इक्वल्स टू एम जी। यहां से अपन को एन का वैल्यू पता पड़ जाएगा जो होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा के बराबर। एक तो ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 चाहे तो कर सकते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन है। फ्रिक्शन इज ऑफ स्टैटिक बिहेवियर, लेकिन तय कहां पर हो गया है, लिमिटिंग कंडीशन पर। तय लिमिटिंग कंडीशन पर मामला है, इसीलिए क्या होगा, एट लिमिटिंग कंडीशन। क्योंकि फोर्स आपको लगाते रहना है, थीटा भी एडजस्ट करना आपको है। न तो थीटा गिवन है न तो फोर्स गिवन है, दोनों का वैल्यू निकालना है। हाउ टू प्रोसीड,
आइए ना देखते हैं, पूरा इंटरटेनिंग प्रॉब्लम है, मजा आएगा आपको। एट लिमिटिंग कंडीशन एकदम हम खुशी खुशी लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे कि एफ एस इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एस इक्वल टू एफ कॉस थीटा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं, अब यहीं से सारा काम होना है। एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू एन, जो होगा आपको एफ कॉस थीटा के बराबर। देखते चले, यहां से हो जाएगा और म्यू इंटू एन की वैल्यू देखिए, यहां से एम जी माइनस एफ, एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, जो इक्वल टू एफ कॉस थीटा के होएगा। यहां से देखा जाए ये होगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा। कोई तकलीफ देने की बात नहीं है। आप देखिए, मैं एफ कॉमन लेता हूं तो मेरे पास हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा। देखिए ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, पूरे को मैं लेफ्ट लेता हूं, इसको मैं राइट भेजता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं म्यू एम जी। अगर मैंने यहां म्यू एम जी लिख दिया तो यहां से मुझे फोर्स का एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है, जो है म्यू एम जी बटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये फोर्स का जनरल वैल्यू है, पर आप ये नोट कर ले, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। दिस इज नॉट द आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम बिकॉज थीटा इज अननोन। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, बट हाउ? तो हमें चाहिए बच्चा एफ मिनिमम। हमें एफ मिनिमम का वो संकेत दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉब्लम ने हमसे कुछ एक्स्ट्रा चाहा है। आइए ना उस एक्स्ट्रा को हम ना खोज के निकाल के देते हैं आपको। देखिए क्या होगा, फोर, अब देखिए फोर, फोर्स टू बी मिनिमम, फोर्स टू बी मिनिमम। यहां देखिए यही है मैक्सिमम मिनिमा का कमाल। क्या करना होगा, डी एफ बाय डी थीटा इक्वल टू 0। कहां से लाया मैंने, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट, इसमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा सवाल में, और इसीलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जा रहा है, और कोई बात नहीं। बट ये आंखें होनी चाहिए अपन के पास, वो आंखें नहीं है तो हम देख कैसे पाएंगे सवाल का नीड क्या है। आइए अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका क्या दिक्कत है। एफ इक्वल टू है म्यू एम जी, और इसको ऊपर ले लेते हैं जो है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इस पर पावर -1 करके नीचे से इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन समझना आसान हो। यहां मैं इसको -1 ऐसे लिखता हूं, और क्या होगा, डी एफ बटा डी थीटा इक्वल टू म्यू एम जी का कुछ नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट है, पावर बनेगा कोफिशिएंट, पावर में से एक घटेगा। यहां पर ध्यान देंगे डिफरेंशिएशन चल रहा है, और अब अंदर का डिफरेंशिएशन होगा जो होगा माइनस साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, अब जाकर के देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, और डी एफ बटा डी थीटा इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू, ये ऊपर रहेगा कि म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ये है डी एफ बाई डी थीटा का वैल्यू। और अब इसको चूंकि 0 करना है तो लिखेंगे, और तो 0 करेंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। ये क्या होगा, म्यू एम जी इंटू, इस माइनस को डाल दीजिए तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 0। यहां से ये यहां पर आया। अब देखिए ये तो उधर जाके खत्म हो जाएगा, ये 0 होगा नहीं, लिखेंगे चूंकि म्यू एम जी के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो इसको 0 कर दे, और इसीलिए
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा और यहां से साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा आपको मिलने वाला है। तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू म्यू यानी थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया कितना, इसीलिए थीटा का वैल्यू आ गया टेन इनवर्स म्यू के बराबर आ गया रिजल्ट। थीटा की वैल्यू हमने टेन इनवर्स म्यू के रूप में ले आया है, मैंने लाया हुआ है। और जब एक बार थीटा का वैल्यू आ गया, टेन थीटा आ गया, तो बाकी काम हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप इसको पॉज करके लिखें, ये प्रॉब्लम आपको यादगार प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। ऐसे ऐसे 5-6 प्रॉब्लम है जो बिल्कुल आपको हाईली कंसेप्चुअल हैं, जिस पर गौर फरमाना एकदम जरूरी है। आइए जब मैंने आपको ये बता दिया है कि मेरे पास टेन थीटा का वैल्यू आ चुका है, यहाँ पर देखिए फोर्स का वैल्यू, तो डायरेक्शन तो पता चल गया ना, इन व्हिच डायरेक्शन द फोर्स शुड बी अप्लाइड, तो थीटा निकल चुका। डायरेक्शन से मतलब एंगल कैलकुलेट करना था हमारा। अब आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि चूंकि फोर्स में कॉस थीटा साइन थीटा आने वाला है, तो यहाँ अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये म्यू होगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का मान म्यू है मेरे पास। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस का मामला बनेगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसीलिए डायरेक्ट मैं अब एफ मिनिमम की बात करता हूं, जो होगा ऊपर में म्यू एम जी, नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस, वहां म्यू ऑलरेडी है आपके पास, वहां पर म्यू है ना, म्यू साइन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा म्यू और साइन थीटा का वैल्यू लम, तो ये म्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और अगर ध्यान से आप देखें तो ये हो जाएगा बराबर म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इससे वो खत्म होगा और आप कह सकेंगे एफ मिनिमम का जो वैल्यू है वो है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने से होता है, हमारी कोई वजूद माने नहीं है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हम कुछ भी नहीं किए हैं इस प्रॉब्लम के लिए, हमने सिर्फ वही किया है जो प्रॉब्लम ने हमें करने की सलाह दी है। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स को काफ़ी बेहतर तरीके से सीखा समझा जाए, तो आपको वो करना ही पड़ेगा जो आपके प्रॉब्लम का डिमांड होगा। चलिए ये भी हो गया। एक प्रॉब्लम और फरमाइश मेरे तरफ से, वो भी प्रॉब्लम एससीबी से ही उठा लेते हैं ढंग का, आप इसको पॉज करके नोट करें, बहुत ही क्लासिकल है अपने आप में। आइए इसके ठीक नीचे एक प्रॉब्लम और दिखता है, जिस प्रॉब्लम में साफ सीधी बात कही गई है कि एक जो, पर ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, जब आपका मेहनत, आपकी लगन, आपका जो ये क्या बोलते हैं टारगेट, आपका जो गोल है, वो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो दुनिया में कौन आपके लिए ऐसे बैठा हुआ है जो, क्योंकि चलना आपको है, हम लोग सिर्फ क्या हैं, एक तरह से आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, चलना हमेशा आपको है। और जब आप चलेंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपके साथ चलेगी, और अगर आपने चलना बंद कर दिया तो सारी व्यवस्थाएं यूं की यूं रुक जाएगी। ये देखिए एक एम मास का एक प्लैंक है, मतलब लकड़ी का कोई प्लेट है इस तरह से, और इस पर एक आदमी खड़ा है, बढ़िया बात है, रहने दीजिए खड़ा। इसका मास सपोज कीजिए एम है, और इसने क्या करा है अपने हाथ में, इसने क्या करा है अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ रखी है इसने, और वो जो स्ट्रिंग है, वो जो रस्सी है ना, वो रस्सी इसके हाथ से एक पुल्ली के थ्रू आगे जाती है,
फिर यहाँ पर एक पुल्ली लगाया गया है और यहाँ के बाद फिर एक पुल्ली यहाँ है और वो पुल्ली से अटैच होकर ये इस तरह से पुल्ली लगी हुई है और ये इस तरह से मास का अरेंजमेंट है। देखिए कितना क्लासिकल तरीके से प्रॉब्लम का सेटिंग किया गया है। और प्रॉब्लम का कहना ये है कि अब आप देखिए, पहले तो सिचुएशन रीड कर लीजिए आप कि, और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये रफ सरफेस पर है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक लकड़ी का प्लैंक है, लकड़ी का टुकड़ा कोई है, इसका मास m है और इस पर एक कैपिटल M मास का कोई पर्सन खड़ा है और खड़ा होकर के इस रस्सी को पकड़े हुए है, जो रस्सी ऐसे घूम करके फिर इस लकड़ी से ही अटैच्ड है। अब सोचिए, अगर ये रस्सी को खींचेगा तो स्ट्रिंग क्या होगा, इस प्लैंक को खींचेगा और जब प्लैंक को खींचेगा तो प्लैंक स्लाइड करना चाहेगा, तो कहता है कि स्लाइड भी ना करे, स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो कम से कम या कितना फोर्स ये उस पर लगाए, या अधिक से अधिक कह सकते हैं कितना फोर्स वो लगाए, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस। एक बार फिर से इस फ्रिक्शन को स्टैटिक मानना होगा और ये एफ लिमिटिंग की तरफ इशारा कर रहा है। बस आइए पहले मैं क्या करता हूं, कैसे सॉल्व करूं सवाल को, एकदम मजे से करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस व्यक्ति का, ये जो पर्सन है ना, इसका फोर्स डायग्राम बनाता हूं। आइए बड़े शौक से। और आपको तो पता है कि जब स्ट्रिंग वही है, लाइट है, इनएक्सटेंसेबल है, तो पुल्ली भी लाइट एंड स्मूथ है, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए फॉर द पर्सन, फॉर द पर्सन, इसके लिए मैं फोर्स डायग्राम बना रहा हूं, तो आराम से बड़े शौक से बनाता हूं मैं। आप भी इसको देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। देखिए इसका अपना वेट mg तो काम करेगा ही करेगा, और जिस प्लैंक पर ये खड़ा है वो अपना नॉर्मल रिएक्शन भी देगा, और साथ में स्ट्रिंग का टेंशन है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, नो एनी एक्सीलरेशंस आर देयर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जब फोर्स डायग्राम बना लिया तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख देते हैं, तो क्या होगा, n प्लस टी इक्वल टू mg, यहां से n का वैल्यू आ जाएगा mg माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1 कह करके छोड़ दीजिए। अब आइए इस प्लैंक का काम करते हैं। फॉर द प्लैंक, फॉर द, ये मैं देखिए, ये मैं मतलब खाना पूर्ति मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए करके दे रहा हूं कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम करने में कठिनाइयां आएंगी, और आप अगर मुझे मौका दे रहे हैं तो जरूर मैं उसका फायदा उठाऊंगा ही उठाऊंगा। ये टी है, इधर की तरफ एफ एस है, इधर की तरफ एक एम जी है, ये नॉर्मल जो ये लगा रहा था वो भी पलट करके इस पर लगेगा। इस फोर्स डायग्राम में इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा उसकी चर्चा होएगी, और मेरे समझ से ये सरफेस भी तो नॉर्मल देगा ना, वो n1 कुछ अलग मान लेते हैं उसको, बाकी और कुछ नहीं। आइए क्या लिखेंगे इक्वेशन इसका, लिखेंगे n1 इक्वल टू n और प्लस स्मॉल mg, इक्वेशन नंबर 2 देखा जाए ना, ये n1 यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में, ये n नीचे और ये mg, क्योंकि देखिए ना ये प्लैंक जब इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा था एक फोर्स, तो वो फोर्स तो ये भी इसको लगेगा, क्योंकि वो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन का पेयर है वो। आइए, और इधर की तरफ क्या है, T इक्वल टू एफ एस है, और यहां आप कह सकते हैं T इक्वल टू म्यू इंटू n1 है। अब यहाँ पे देखिए इस फ्रिक्शन को इस नॉर्मल रिएक्शन से वास्ता है, इससे कोई लेना देना उसको नहीं है। यही है कलाकारी, किस कांटेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन है, वहां क्या नॉर्मल कांटेक्ट है, उससे मतलब है बस। अब इसको कुछ नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा टी इक्वल टू म्यू इंटू n1, और मैं और निकालना टी ही है, म्यू इंटू, आप देखें n1 का वैल्यू है मेरे पास n प्लस स्मॉल mg, और एस एन का वैल्यू मैंने यहां निकाल करके रखा हुआ है, सो यहां से होगा t इक्वल टू म्यू, एंड n का वैल्यू है मेरे पास mg माइनस टी,
mg माइनस टी और प्लस स्मॉल mg, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो सवाल अपन का सॉल्व हो चुका है यहाँ पर, चूंकि टेंशन निकालना, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द रोप सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब फोर्स कौन लगा रहा है रोप पर, तो एक टेंशन के रूप में ही लग रहा है ना। आइए यहां से क्या होगा, T इक्वल टू ब्रैकेट निकाल दीजिए इसका, तो म्यू एम जी माइनस म्यू टी और प्लस म्यू स्मॉल एम जी। टी को इधर ले आइए तो क्या होगा, टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस म्यू हो जाएगा, एंड म्यू क्या होगा अगर आप यहां म्यू, अच्छा हाँ ठीक है, तो यहां से होगा म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। मुझे लगता है कि ये दिस इज द फाइनल आंसर, म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, और यही है फोर्स का वैल्यू। सवाल बना देना बहुत बड़का होशियारी और बहादुरी होता भी है, अगर आपने अपने कैलिबर से, अपनी सोच से उसे सॉल्व किया हो, और ये सोच डेवलप करना पड़ेगा, मेरी कसम है आपको, क्योंकि यू आर द एस्पायरेंट एंड यू हैव टू अचीव योर गोल। जाना है आपको, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा आपका। एजुकेशन ही एक ताकत है जो आपको मन असीमित ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है हर मामले में। सो आज के लेक्चर को मैं यही एंड करता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। आप उसको रिवाइज करेंगे, प्रॉब्लम पर वर्क करेंगे, एंड उसको हेल्पलाइन बना करके आप नए प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे उसका समाधान ले सकते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म आपका है, इसका मान सम्मान आपके हाथ में है। अगर आपने हमें एक्सेप्ट कर रखा है तो हम भी आपको रिजल्ट देकर रहेंगे। थैंक यू सो मच।